गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में एंड आई होप कि आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे। तो इस वीडियो में हम वो सारे पोल्यूशन पढ़ेंगे, उन सारे पोल्यूशंस का सोर्स पढ़ेंगे जिनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। तो चलिए शुरू करते हैं सोर्स ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की। क्या क्या एयर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन, यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला जो पोल्यूशन होता है उसके बारे में। फर्स्ट पॉइंट, व्हीकुलर इमिशन, यानी कि जब गाड़ियां चलती हैं उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो टोटल एयर पोल्यूशन का 80% होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जितना भी एयर पोल्यूशन होता है उसका 80% सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है या यहीं से जनरेट होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन्स, ये कुछ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा एक्यूट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में है। मतलब एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कहाँ पर? दिल्ली, कोलकाता एंड मुंबई में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कि 80% जो है टोटल एयर पोल्यूशन का ऑटोमोबाइल से आता है और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जो है वो मोस्ट आप कह सकते हैं पोल्यूशन वाले शहर हैं हमारे इंडिया में। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन की बात करें, अभी हमने ऊपर बात कर ली कि गाड़ियों से, यानी कि ऑटोमोबाइल से किस तरह से जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो निकलते हैं। इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूशन की बात करें तो केमिकल एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज, कॉटन एंड पेपर मिल्स या फिर ऑयल रिफाइनरीज, ये सारी की सारी ही इंडस्ट्रीज हैं जो कि एयर को पोल्यूट करने में कंट्रीब्यूट करती हैं किसी ना किसी तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, धुआं जो कि इंडस्ट्रीज से निकलता है, स्मोक एमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज, ये आपको सीरियस हेल्थ हजार्ड यानी कि बीमारियां दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें डस्ट होता है, कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें उस स्मोक में होती हैं जो इंडस्ट्रीज से रिलीज होता है। तो जाहिर सी बात है कि वेन एवर यू इनहेल, तो ये सारी चीज़ें आपके लंग्स में, आपके थ्रोट में जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी और फिर आपको बीमार कर सकती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलाने से धुआं निकलता है, ये आपको पता ही है। तो ये पॉइंट कोयले से रिलेटेड है कि जब हम कोल को जलाते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स मतलब जहाँ पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जहाँ पर होता है बाय द कोल, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम थर्मल पावर प्लांट। तो जब थर्मल पावर प्लांट में कोल को जलाया जाता है तो वहाँ से SO2 निकलती है, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन और वाटर यानी कि पानी के साथ मिलती है तो ये क्या बनाती है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। ठीक है, और इसकी वजह से ही होती है एसिड रेन। समझ गए? इसको रफ कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश कर चुकी होते हैं लोग। ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़, यानी कि जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो जहाँ कहीं भी इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर हाई एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ से बहुत सारा पोल्यूशन निकलता है। ठीक है, स्मोक, डस्ट, ये सारी चीज़ें फैक्ट्रीज से निकलती हैं और उसकी वजह से उन शहरों में स्मॉग की भी प्रॉब्लम होती है। और स्मॉग क्या होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। स्मॉग, जब स्मोक जो है वो फॉग के साथ मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं स्मॉग। ठीक है, कहाँ पर होता है? जहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर स्मॉग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आपको विंटर सीजन में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है इन कंपैरिजन टू समर, या फिर समर में तो देखने को मिलता ही नहीं है क्योंकि हीट इतनी ज़्यादा होती है समर सीजन में कि सारी की सारी हवा ऊपर चली जाती है, तो हमारे आसपास पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, बर्निंग ऑफ गार्बेज, यानी कि कूड़ा जलाने से भी पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन कूड़ा जलाने से। देखिए, जब कभी भी गार्बेज और वेस्ट को जलाया जाता है तो उससे कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड।
ठीक है। और ये सारी की सारी क्या करती हैं, पल्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को, ठीक है। ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट, जब हम खुले में कूड़ा जलाते हैं तो मतलब एक तरह से हम डायरेक्ट एयर को पल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उन सारी ही चीज़ों से ये सब निकलता है जो हमने अभी लास्ट पॉइंट में पढ़ा। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट, आपने सुना होगा कि हमेशा या फिर अमेज़ॉन के फॉरेस्ट होते हैं, आप अगर देखें, या फिर ऑस्ट्रेलिया का जो समर सीज़न है वहाँ पर आपने सुना होगा फॉरेस्ट फायर। इवन अपने आपने इंडिया में भी सुना होगा, उत्तराखंड में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर फॉरेस्ट फायर थी, केदारनाथ का जो एरिया है उसके आसपास। तो जो फॉरेस्ट जब जलते हैं तो उनसे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, ठीक है। और इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाती है और नाइट्रिक एसिड बनाती है, और जिससे होती है फिर एसिड रेन, ठीक है ना। ब्रिक क्लिन्स, यानी कि जो ईंट की भट्टियाँ होती हैं, ईंट की आपने लंबी लंबी चिमनियाँ देखी होंगी, कुछ इस शेप में होती हैं बहुत ऊंचाई तक, और यहाँ से धुआं निकल रहा होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ब्रिक क्लिन्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है। आप कभी भी अगर गए होंगे बस वगैरह से कहीं, तो आपको अक्सर गांव के आसपास बहुत बड़े बड़े ईंट के भट्टे देखने के लिए मिलते होंगे। तो वहाँ पर क्या करते हैं, कच्ची ईंटों को पकाते हैं। मिट्टी से पहले कच्ची ईंट बनाई जाती है और फिर उसको आग में पका के लाल किया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। व्हेन कोल इज़ यूज्ड फॉर बर्निंग ब्रिक्स, हम किससे पकाते हैं, ब्रिक्स को किस में गर्म करते हैं, पकाते हैं कोल में। तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड, स्मोक, डस्ट, ये सारी चीज़ें रिलीज़ होती हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, जहाँ कहीं भी ईंट के भट्टे होते हैं वहाँ पे धूल बहुत होती है। या फिर आपने कभी उस लेबर को देखा हो जो कि ईंट के भट्टों में काम करता है, उसका पूरा का पूरा बॉडी, उसकी पूरे के पूरे कपड़े सब रेड कलर की डस्ट में गंदे हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक भी उसकी जो चिमनियाँ हैं उनसे निकलता रहता है, ठीक है। द सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, जो भी डस्ट पार्टिकल एटमॉस्फेयर में जाते हैं उनको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो कि अगेन जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर एक्यूमुलेट होता है। क्लियर। स्मोक इज कॉज्ड आइदर बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। स्मोक सबसे ज़्यादा कब होता है, कोयले के जलने से तो होता है, लेकिन अगर कोयला पूरी तरह से नहीं जल पा रहा है तो वो और ज़्यादा कोल जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है, समझ गए। वुड, टोबैको और अदर हार्मफुल केमिकल प्रोसेस, इनसे भी धुआं निकलता है, तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि टोबैको यानी कि सिगरेट जब लोग जलाते हैं या लकड़ियाँ जलाते हैं तो उससे भी धुआं निकलता है। और आपने अक्सर बोर्ड देखे होंगे, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। अगला पॉइंट आता है हमारा एयर पोल्यूशन में, बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी कि जो हम डीजल, पेट्रोल या कोयला वगैरह जलाते हैं वो सारी चीज़ें। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं फॉसिल फ्यूल में। कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, कोल, ये सब किस में आता है, ये सब आता है हमारा फॉसिल फ्यूल में, ठीक है। और फॉसिल फ्यूल का मेन जो हम जलाते हैं फॉसिल फ्यूल को, वो हम जलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में, जिसमें कि कोल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। अब जब कोल जलता है तो आपको अगेन हम पिछला अभी पढ़ के आए हैं ऊपर कि कोल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, स्मोक और कई जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स, डेंजरस पार्टिकल्स, वो भी रिलीज होते हैं, ठीक है। ऐश, राख जिसे कहते हैं, उसके पार्टिकल्स। सल्फर एक मेन गैस है जो कि कोल के जलने से निकलती है, और सल्फर की वजह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलती है तो क्या बनाती है, H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और इसकी वजह से एसिड रेन होती है, ठीक है। अदर फॉसिल फ्यूल सच एज ऑयल या फिर नेचुरल गैस ऑल्सो डैमेज अवर इन्वायरमेंट। जो कोल के अलावा अदर ऑयल हैं जैसे कि पेट्रोल, डीजल या फिर नेचुरल गैस, ये भी हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कई सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। क्लियर। तो ये थे हमारे कुछ सोर्स एयर पोल्यूशन के। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाटर पोल्यूशन और उसके सोर्स। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, आपको पता है कि जब हमारा पानी कंटैमिनेट हो जाता है, गंदा हो जाता है,
उसमें जब पॉल्यूशन मिल जाता है या पॉल्यूटेंट्स जो निकलते हैं, डिस्चार्ज होते हैं घर से, इंडस्ट्री से, वो सारे क्या करते हैं, वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं पल्यूट वाटर या फिर वाटर पॉल्यूशन। क्लियर? इसके सोर्स क्या हैं? सबसे पहले नेचुरल सोर्स की बात करें तो गैसेस जो नेचुरली अकर करती हैं, मिनरल्स, ह्यूमस, वेस्ट जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्रिएट किया जाता है, या फिर सब नेचुरल वेस्ट, ये सारे के सारे क्या करते हैं, पानी को पल्यूट करते हैं। ठीक है? मिनरल सच एज निकेल, सोडियम, लेड, मर्क्यूरी, ये भी वाटर को पल्यूट करते हैं। ये तो नेचुरल बात हो गई, नेचुरल सोर्सेज की। मैन मेड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो घर से निकलने वाला साबुन का पानी, जो आप लॉन्ड्री या नहाने धोने के बाद जो साबुन का पानी निकलता है, हाउस होल्ड डिटर्जेंट। ठीक है? एंड वेस्ट पल्यूट वाटर बॉडीज, जो घर से निकलने वाला हाउस होल्ड डिटर्जेंट है यानी कि साबुन का पानी है, वो क्या करता है, वो हमारे पानी को वेस्ट करता है। पहली बात तो जाहिर सी बात है कि हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, दूसरा वो वाटर बॉडीज को पल्यूट भी करता है। ठीक है? तो घर से जो वेस्ट निकल रहा है, डिटर्जेंट निकल रहा है, वो हमारे वाटर बॉडी को वेस्ट कर रहा है, वेस्ट कर रहा हूँ, पल्यूट कर रहा है। वाटर विच इज ड्रेन्ड आउट आफ्टर इट्स यूज इन वेरियस हाउस होल्ड इज कॉल्ड वेस्ट वाटर। घर से निकलने वाला जो पानी है जिसको यूज़ करने के बाद हम बहा देते हैं, उसको हम वेस्ट वाटर कहते हैं। और जब ये वेस्ट वाटर मिक्स होता है सॉलिड वेस्ट के साथ, जैसे कि प्लास्टिक के साथ, एनिमल डंग के साथ, ह्यूमन फिकल के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूनिसिपल वेस्ट कहते हैं। ठीक है? समझ में आ गया आपको? जब वेस्ट वाटर, घर से निकला हुआ पानी इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स होता है तो उसको हम कहते हैं म्यूनिसिपल वेस्ट। नेक्स्ट, व्हेन डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग फॉस्फेट्स, देखो जो फर्टिलाइजर होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, उसमें फॉस्फेट्स होते हैं। ठीक है? और ये पानी के साथ मिलकर जब डिस्चार्ज किए जाते हैं तो इससे क्या होता है, काई, एल्गी जिसे कहते हैं, वो जल्दी जल्दी ग्रो करने लगती है। ठीक है? और उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन बढ़ जाता है। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब जब काई वगैरह जलने की वजह जमने की वजह से पानी में ऑक्सीजन जो है, ठीक है ना, ऑक्सीजन कम होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। क्लियर? एक्वेटिक वेस्ट इंटरफेयर विथ फिशिंग, नेविगेशन एंड इरिगेशन। जो एक्वेटिक वेस्ट है वो भी इंटरफेयर करता है फिशिंग में। जैसे कि मान लो एल्गी बहुत ज़्यादा है या पानी में बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा है, तो आप क्या करते हैं, मछली नहीं पकड़ सकते हैं, आप उसमें नाव नहीं चला सकते हैं, वहाँ से पानी को पंप करके कहीं ले के नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें कचरा है कि वो सब फंस जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट इंक्लूड हैवी मेटल एंड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो इंडस्ट्री का वेस्ट है उसमें हैवी मेटल्स होते हैं, सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है? अब इसको जब हम डिस्चार्ज करते हैं वाटर बॉडीज में तो वाटर पल्यूट होता है। इसके अंदर लेड, मैग्नीज, मर्क्यूरी होता है, जो कि इफ़ेक्ट करता है मरीन लाइफ, यानी कि जो भी टर्टल्स हैं, फ्रॉग्स हैं, फिशेज हैं या और छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि पानी में रहते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्या, मैन मेड सोर्स। ऊपर हमने पढ़ा था नेचुरल सोर्स, अभी हम देखते हैं ऑफ शोर ड्रिलिंग एंड ऑयल स्पिल्स। ये भी एक तरह से मैन मेड में ही आएगा। जैसे कि ड्रिलिंग ऑफ ऑयल अंडर द सी में प्रूव डेंजरस फॉर मरीन लाइफ। जब हम फॉसिल फ्यूल को निकालने के लिए ड्रिल करते हैं समुद्र के अंदर यानी कि सी के अंदर, तो उससे भी जो इकोसिस्टम है फिशेस का या मरीन लाइफ का वो इफेक्ट होता है। ठीक है? उनके लिए डेंजरस हो सकता है। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा कि ऑयल को हम जाहिर सी बात है ड्रिल करके कलेक्ट करते हैं, टैंकर्स में भरते हैं और उसके बाद हम उसको भेजते हैं कोस्टल एरिया में, जहाँ कहीं भी हमें उसको शिप करना है उसको हम शिप करते हैं। ठीक है? अगर कोई ट्रेजेडी हो जाती है या फिर शिप कोलैप्स कर जाता है, शिप में किसी तरह से कोई चीज़ टकरा जाती है, उसमें होल हो जाता है, तो उससे ऑयल लीक होने लगेगा और ऑयल लीक होने की वजह से वो सारा का सारा कहाँ फैल जाएगा, सरफेस ऑफ वाटर पर। ठीक है? और उसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दिक्कत होगी, उनका जो इकोसिस्टम है वो खतरे में आ जाएगा और जो सी के अंदर रहने वाली फिशेस वगैरह हैं वो डाई भी कर सकती हैं, मर भी सकती हैं, उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है?
ऑयल में ऑल्सो स्पिल इनटू द सी एज अ रिजल्ट ऑफ ऑफशोर ड्रिलिंग। जब हम ड्रिल कर रहे हैं तो ड्रिल करते समय भी ऑयल लीक हो सकता है जिस पाइप के थ्रू हम उसको सक करके ऊपर की तरफ ला रहे हैं उसमें होल हो जाए या वो पाइप फट जाए, तो उस वजह से अंडर द सी भी लीकेज हो सकता है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इमीडिएट इफेक्ट कर सकता है मरीन लाइफ को। क्लियर हो गया आपको? तो ये थे हमारे कुछ वाटर पोल्यूशन के सोर्सेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में। देखिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि वन ऑफ द डेंजरस क्या, सबसे ज़्यादा डेंजरस अगर कोई पोल्यूशन है जो कि इमीडिएट डेथ करा सकता है वो है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ठीक है, और अगर डेथ आपकी नहीं भी होती है, बाई चांस बच भी जाता है इंसान, तो कुछ ऐसा होता है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बच गए हैं तो आपके जीन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी आ सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। क्लियर? फिर शुरू करते हैं कि भाई रेडियो एक्टिव पोल्यूशन कैसे होता है, वो तो आप पढ़ ही चुके हैं। हम डायरेक्ट आ जाते हैं कि सोर्सेस कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो आप पहले भी पढ़ चुके हो, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले एक्सरे। एक्सरे आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो कम से कम आपने नाम तो सुना ही होगा कि एक्सरे क्या होता है। ठीक है, एक्सरे होता है कि जो स्केलेटन में कोई डिसऑर्डर आ जाता है, मान लीजिए कि आपकी जो बोन्स हैं आपकी स्किन से वो ढकी हुई हैं, आपके मसल से वो ढकी हुई हैं, उनमें अगर कुछ डिसेबिलिटी आती है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। ठीक है, और एक्सरेज जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो अगर आपने कभी भी देखा हो जब एक्सरे होता है ना, तो सिर्फ उस एरिया पर ही एक्सरेज डाली जाती हैं जहाँ का हमें एक्सरे चाहिए, अदरवाइज आपको किसी भी स्टील या टिन की कोई प्लेट होती है उससे वो बाकी के पार्ट्स को कवर कर देते हैं। क्लियर? समझिए, आपको आ गया? ये आपके ब्रेन में जाके आपका जो ब्रेन का सिस्टम है उसको भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, और म्यूटेशन भी क्रिएट कर सकती हैं आपकी बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स। जैसे कि कई रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें आ गया यूरेनियम। अब जब इसको माइन किया जाता है, ठीक है, तो माइन करते समय भी ये इनके अंदर से रेडिएशन हो रहा होता है जो कि आसपास के लोगों के लिए खतरा है। ठीक है, तो माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स जो है लाइक यूरेनियम प्रोड्यूसेस रेडियो एक्टिव, जैसा मैंने कहा कि इनसे रेडिएशन होता रहता है, बाई प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, और इसकी वजह से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अगला पॉइंट है हमारा, जब हम यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 टेस्ट करते हैं न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करते समय। ठीक है, जब हम न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट करते हैं तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिव एमिशन होता है। ठीक है, और ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल क्या करते हैं, ये हवा के साथ मिलकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, बारिश के पानी में मिल सकते हैं, बारिश का पानी ज़मीन पे आएगा जिससे सॉइल का पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, और पानी को पोल्यूट करेगा, और पानी को पोल्यूट करेगा तो जाहिर सी बात है हमारी एक्वेटिक जो लाइफ है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। और अगर हम फिश वगैरह को कंज्यूम करेंगे, जैसे कि कई सारी कंट्री में फिशेस खाई जाती हैं, हमारी कंट्री में भी खाई जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि पल्यूट वाटर का अगर हम फिश खा रहे हैं तो वो सारा का सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल कहाँ पर पास ऑन हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी में, और उनकी डेथ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, फ्यूल्स एंड कूलेंट्स आर सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। जो कूलेंट्स होते हैं, ठीक है, फ्यूल जलाने पर, या फिर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं या एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, यहाँ से भी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक है, जो कि रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज़ किए जाते हैं, ये भी वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉइल होती है उसका एक कॉम्पोजिशन होता है। ठीक है, उसका एक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कॉम्पोजिशन या उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, और जब वो प्रॉपर्टीज डिसबैलेंस हो जाती हैं या उसमें अल्ट्रेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज,
ठीक है, तो उसकी क्वालिटी डिग्रेड करने लगती है, जिसे हम कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। समझ में आ गया आपको? तो सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारा डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्री से निकलने वाला डिस्चार्ज है, लिक्विड है, जिसमें मैंने आपको मर्क्यूरी, लेड, ये सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, या फिर वहाँ से जो राख निकलती है, ऐश निकलती है, वो भी, ये सारी चीज़ें पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। और जब ये जो केमिकल्स वगैरह हैं इनको डंप किया जाता है ग्राउंड पर, तो सॉइल का पॉल्यूशन होता है, ठीक है। म्यूनिसिपल वेस्ट क्या होता है मैंने आपको बताया ऊपर अभी, ठीक है। तो म्यूनिसिपल वेस्ट या फिर हॉस्पिटल से निकला हुआ वेस्ट, जिसको हम बायोमेडिकल वेस्ट भी कह सकते हैं, मार्केट से निकला हुआ कूड़ा, ठीक है, लेड, ये सारी चीज़ें सॉइल को पल्यूट करती हैं। लीड, लेड बोल रहा हूँ मैं। जो हॉस्पिटल का वेस्ट है, जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, या फिर जो मार्केट का वेस्ट है, वो क्या करती हैं, सॉइल को पल्यूट करती हैं, लीड्स टू सॉइल पल्यूशन। क्लियर। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, जब हम अपने फार्म्स पर फार्मिंग करते समय क्रॉप को इंसेक्ट से बचाने के लिए या फिर क्रॉप की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो भी ये खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर कंटेन करते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस, जो कि सॉइल को पल्यूट कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर पानी के साथ मिल जाए तो फिर पानी को भी पल्यूट कर सकती हैं। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया हॉस्पिटल वेस्ट में, तो डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट सच एज हॉस्पिटल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट, ये क्या करते हैं, सॉइल को कंटेमिनेट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड हो सकता है किसी भी तरह, ठीक है। तो हॉस्पिटल वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट जो है वो सॉइल को कंटेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि डिसीजेस हो सकती हैं। अच्छा हाँ, जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जो भी वो सॉइल को पल्यूट करता है। और सॉइल में अगर ऐसी सॉइल में किसी भी तरह का वेजिटेशन को हम ग्रो करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं, तो ह्यूमन हेल्थ पर भी उसका असर पड़ता ही है, ठीक है, ठीक है। तो उसका असर पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर। समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट, पेस्टिसाइड एंड वीडिसाइड विच आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट। जो कीड़े मकोड़ों को कंट्रोल करने के लिए हम पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर फील्ड में जो यूज़ किए जाते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, एक तरह से टॉक्सिक मटेरियल कंटेन करते हैं। और उसका ज़्यादा अगर हम यूज़ कर लें तो वो प्लांट्स के लिए भी खतरनाक है, एज वेल एज सॉइल के लिए भी खतरनाक है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की, जिसमें हमने एयर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सारे के सारे पोल्यूशन के सोर्स पढ़ लिए हैं। और ये नोट्स आप बना लीजिएगा, आगे रिवीजन इसका करते रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके इफ़ेक्ट पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इन सारी चीज़ों से कैसे प्रिवेंट करना है खुद को और एटमॉस्फेयर को, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।